गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज का टॉपिक जो था, हम पिछले सेशन तक डिस्कस किए थे अबाउट फोर्सेस, देन फ्रिक्शन, देन मूवमेंट के बारे में डिस्कस किया था। अब आज के टॉपिक में, जैसा कि हमने पहले भी देखा है, आपने भी सुना है, ग्रेविटी। अगर बीच में वॉइस ना क्लियर हो या कुछ रहे तो आप एक बार बोल दीजिएगा। तो ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपने 10th इवन 12th फिजिक्स में पढ़ा भी होगा और लाइव एग्जांपल्स भी देखे होंगे। तो इसमें जो है पहला आपका सिलेबस में क्या क्या कवर हो रहा है, ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट है, उसकी डेफिनेशन है, लाइक सेंट्रोइड ऑफ सेंटर ऑफ मास, ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज। सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज वह बॉडीज हैं जिसमें आप अगर लाइन उसको जो है डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो वो इक्वल हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, तो वो इट विल बी कॉल्ड एज सिमेट्रिकल सॉलिड बॉडीज। डिटर्मिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ प्लेन एंड कंपोजिट लेमिना। अब सेंट्रॉइड हमें निकालना होगा, लाइक एक्स बार एंड वाई बार, किसका? प्लेन। प्लेन फिगर्स कौन हुए? लाइक 2D फिगर्स, स्क्वायर, सर्किल, रेक्टेंगल। तो ये 2D फिगर्स। कंपोजिट लेमिना का मतलब हुआ जब उसके साथ कोई चीज जुड़ जाए। आप लाइक स्क्वायर को हमने रेक्टेंगल से जोड़ा या रेक्टेंगल को सर्किल से जोड़ा, तो वो एक तरह से कंपोजिट लेमिना हो गया। और आप इसके होते 3-4 मेथड है इसको फाइंड आउट करने के सेंट्रॉइड को, लेकिन यहाँ पे इन्होंने सिर्फ लिखा है मूवमेंट मेथड हम यूज करेंगे। ओके। फिर है डिटर्मिनेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटीज ऑफ सॉलिड बॉडी। अब सॉलिड बॉडीज कौन सी हुई? लाइक 3D में, लाइक कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, इनका जोड़। अब जैसे कंपोजिट लिखा है ना, कंपोजिट बॉडीज, या उनको हटा के, तो कोन के साथ सिलेंडर जुड़ा है, सिलेंडर के साथ हेमिस्फीयर जुड़ा है। तो इस तरीके से उनके सेंट्रॉइड को निकालना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को निकालना, और इस पे सिंपल प्रॉब्लम्स होंगी, तो इसके बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट हम देखिए, पहला है आपका सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास, जैसा कि आप समझ रहे हैं क्या होगा, मास जहां पे एक सिंगल पॉइंट पे टोटल मास कंसंट्रेटेड हो, जैसा कि लिखा भी है, देखिए यहाँ पे टोटल मास इज, 1 मिनट, ओके, टोटल मास इज द सिंगल पॉइंट वेयर टोटल मास इज कंसंट्रेटेड। लेट से जैसे ये बॉडी है, आपका ऑब्जेक्ट है, जहां पे कहां पे सेंटर ऑफ मास लग रहा है, एट एक्स पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास है। वैसे ही देखिए, ये एक वॉशिंग मशीन बनी हुई है, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कहां पे लग रहा है, किस पॉइंट पे? एट दिस पॉइंट, जहां पे एस लिखा हुआ है। तो इसका मास कितना है? टोटल 100 किलोग्राम है। इसका मास कितना है? टोटल 20 किलोग्राम है। तो जैसा कि डेफिनेशन हमें क्या बता रही है, द पॉइंट एट विच ऑल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कंसंट्रेटेड, एक पॉइंट पे। ओके, वो पॉइंट जहां पे टोटल मास जो है आपका कंसंट्रेटेड एक पॉइंट पे होगा, उसको हम सेंटर ऑफ मास कहेंगे। यही चीज क्या है अब, सेंटर ऑफ मास ऑफ होमोजीनियस ऑब्जेक्ट। होमोजीनियस ऑब्जेक्ट आर देयर रिस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक सेंटर। इसका मीनिंग है कि होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स क्या हैं? आपके एक ही प्रकार के अंशों से निर्मित या सेम कंपोजिशन जो होते हैं, ठीक। अगर वो एक ही, जैसे ये है सिलेंडर, तो इसके लिए जो सेंटर ऑफ मास कहाँ लाई करेगा? ये जो इसको, ये देखिए, जो डिवाइड कर रही है लाइन, ठीक, इसी को रेस्पेक्टिव ज्योमेट्रिक सेंटर्स कहा जाता है। जैसे ये है आपका क्लॉक, इसका ज्योमेट्रिक सेंटर विल बी एट, ये बिंदु होगी, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। अब इसके वे कहाँ लाई करेगा? तो ये आपका एक तरह से LCD स्क्रीन है, यहाँ पे लाई करेगा। इसी तरीके से इस पे देखिए, टैबलेट पे दिखा रहा है, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास जो होमोजीनियस ऑब्जेक्ट होंगे, सेम उसके होंगे, समरूप के होंगे, तो उस पे कहाँ लाई करेगा सेंटर ऑफ मास? इन देयर ज्योमेट्रिक सेंटर, जहां भी उसका सेंटर होगा। फिर ये एक बात कह रहा है, ये देखिए, और ये कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, इसलिए इसको थोड़ा सा ध्यान भी दीजिएगा कि इसके बारे में पूछा जाएगा, तो होमोजीनियस ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, सेंटर ऑफ मास उनका ज्योमेट्रिक सेंटर लाई करता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में। बाकी फर्दर तो अभी अप्लाई वो दिखाते भी हैं क्वेश्चन एक दो। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ मास। अब ये मे और मे नॉट लाई इनसाइड द ऑब्जेक्ट। मे और मे नॉट लाई इनसाइड द ऑब्जेक्ट मीन सेंटर ऑफ मास फॉर बनाना, लाइक देखिए कहाँ पे है, एट दिस पॉइंट पे है। और हमारी बॉडी जो है, पोस्चर, अगर हम अपनी बॉडी का पोस्चर या अपना, जैसे पैर, इसमें देखिए पैर क्या कर रहा है, अगर सीधा है तो सेंटर ऑफ मास देखिए नी पे एक्ट कर रहा है, देखिए ये येलो दिख रहा होगा। और जब हम इसको पैर को मोड़ दे रहे हैं, सिटिंग पोजीशन पे हैं, तो देखिए सेंटर ऑफ मास है आउटसाइड द बॉडी, है, बाहर एक्ट कर रहा है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा जो है मे या मे नॉट लाई इनसाइड द ऑब्जेक्ट हो सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल और भी दे सकता हूँ, जैसे कि आपकी एक रिंग है,
रिंग समझ रहे हैं ना, होलो, जैसे ये पूरा बॉडी जो है, ये जो बॉडी है पूरी, ये सॉलिड है, बाकी बीच में पूरा खाली है एक रिंग, ठीक। तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, ये होगा, क्योंकि ये क्या है, एज ए सर्किल, या सर्किल है, तो इसका ज्योमेट्रिक सेंटर कहाँ हुआ, ये हुआ। तो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास लाई करेगा। इट मीन्स ये जो बॉडी है इसके, अब ये आपकी ये जो लिखा है सेंटर ऑफ मास मे और मे नॉट लाई, तो अब ये देखिए ये सेटिस्फाई कर रहा है कि ये देखिए इनसाइड द ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट तो आपका ये है, तो कहाँ सेंटर ऑफ मास ऐड कर रहा है, आउटसाइड। इसको इरेज कर दें। ओके, तो अब इसी के आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये आपने बहुत सुना होगा, क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। जी, जी क्या होता है, ये सब आपने सुना ही होगा कहीं कहीं। तो क्या है ये, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी अपीयर्स, वह पॉइंट जहां पे बॉडी का पूरा वेट एक्ट करता है, वह पॉइंट बॉडी का जहां पे पूरा वेट एक्ट करता है या अपीयर्स करता है। वेट का फॉर्मूला आपने नॉर्मल पढ़ा भी होगा, वेट इज इक्वल टू m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू अर्थ पे क्या है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि आप स्पेस में जाएंगे, लेट से अगर मून पे है तो मून पे क्या है वो चीज हो जाएगी, 1 मिनट, 1 मिनट। तो जी इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। और बाकी आप मून पे जाएंगे तो जैसा कि आपने सुना भी होगा कि 1/6 हो जाता है वेट आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये देखिए, जैसा कि आप ये केस 1 देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे एक्ट करेगी। अगर हम उसके एकदम जस्ट अपोजिट रिएक्शन देंगे तो ये देखिए बॉल नहीं गिरेगी, डेट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी के मिड पे अगर हम एकदम एक्ट कर रहे हैं, रिएक्शन दे रहे हैं, तो इट विल स्टेबल में रहेगी। बाकी जैसे ही हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अपने देखिए फिंगर पे यहाँ शिफ्ट किया तो ये क्या हो गया, बॉल गिर गई है। ओके, मेन अब डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट, और आपके ऑब्जेक्टिव में तो सबसे ज्यादा ही पूछ लिया जाएगा। बाकी इसमें एक ही आंसर है, डिफरेंस बिटवीन सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है, दोनों चीज इक्वल है कब, जब यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है। दोनों चीज इक्वल है कब, जब ग्रेविटेशनल फील्ड जो एक्ट कर रही है हमारे, वो यूनिफॉर्म है। ओके, समांतर। जैसे कि अर्थ पे अगर आप देखें, अगर आप प्लेन एरिया पे देखेंगे, अगर हम यहाँ बैठे हैं, हमारे यहाँ जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आप काम कर रही है, और अगर आप भी कहीं बैठे होंगे, जहां भी होंगे अभी, वहां पे जी इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होगा, ठीक। तो यहाँ अगर देखें तो आप अगर कोई ऑब्जेक्ट वहां देख रहे हैं और हम यहाँ देख रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर ही होगा। ओके, देन कम्स, अब स्पेस अगर देखा जाए तो स्पेस में क्या हो जाएगा कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एट डिफरेंट पॉइंट्स, देखिए यहाँ लिखा है सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी आर एट डिफरेंट पॉइंट्स हो जाएंगे कब, जब नॉन यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। ओके, तो दो चीज में आपने देख लिया, जब ग्रेविटेशनल फील्ड सेम होगी तो सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा। ये चीज कब डिफरेंट हो जाएगी, जब हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगी। नीचे फिगर भी वही दिखाया गया है, जैसे फिगर के रूप में दिखा दिया गया है। यहाँ पे देखिए क्या है, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही पॉइंट पे है, और जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्टेड टुवर्ड्स अर्थ, अब ये देखिए अब अर्थ जो है और मून है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ किसकी ज्यादा होगी, अर्थ की ज्यादा होगी। सेंटर ऑफ मास भी वही होगा, बॉडी का जो कंसंट्रेटेड मास है वो तो एक ही पॉइंट पे होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी देखिए कहाँ शिफ्ट हो गई, अर्थ की तरफ शिफ्ट हो गए, तो दोनों देखिए पॉइंट अलग अलग हो गए। ओके, देन है आपका डिफरेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, दोनों के बीच का डिफरेंस ये दिया हुआ है, जो कि बात वही लिखी है जो अभी तक मैंने पीछे बोली है, बात वही लिखी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच होल वेट ऑफ द बॉडी होती है, यहाँ क्या हो जाता है, होल मास ऑफ बॉडी होता है। फिर यहाँ क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस विद चेंज इन फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जैसे जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होती चली जाएगी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज होती जाएगी, जो कि हमने इससे पहले वाले एग्जांपल में देखा था, ठीक। और यहाँ पे क्या देखा, इट रिमेन्स अनचेंज, यहाँ पे क्या होगा, सेंटर ऑफ मास अनचेंज, चेंज नहीं होगा चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज होती है ना। अब एक छोटा सा एग्जांपल ऐसे ही आपको हम वैसे बता सकते हैं, लेट एक, वॉइस क्लियर है ना सभी को,
एनीवन अनम्यूट, कोई अनम्यूट करके बता दे, वॉइस क्लियर है ना? सही आ रही जी सर क्लियर है। ओके ओके। तो ये देखिए, अगर आपका लेट्स से कि ये आपकी एक स्टिक मान लेते हैं या बार मान लेते हैं, ठीक, और आपका एक पॉइंट ले लेते हैं, ये हो गया सेंटर, ऐसे सेंटर, ओके। अब मान लेते हैं जैसे यहाँ पर क्या है, 3 4 5, 1 2 3 4, चलिए थोड़ा क्लियर नहीं बना, ये 5 इधर डिस्ट्रीब्यूट है 5 वेट, इधर डिस्ट्रीब्यूट है 5 वेट, इक्वल वेट। जब अगर दोनों तरफ 5, इधर भी वेट है इधर भी वेट है, तो इसका सेंटर ऑफ मास विल बी एट दिस पॉइंट होगा, है ना। सेंटर ऑफ मास जो है आपका ये होगा, तो ये क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इधर भी बराबर है वेट और इधर भी बराबर है वेट, तो टोटल मास कंसंट्रेटेड कहाँ हो जाएगा, इसका एट दिस पॉइंट हो जाएगा। तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास। अगर आप ये पूरा फिगर हटा के आप सिर्फ एक पॉइंट बना दें, और तो ये कितना काम यहाँ कर रहा है, लेट से यहाँ पर 10 किलोग्राम है, तो ये कितना हो जाएगा, 10 किलोग्राम हो जाएगा। तो मैंने इसका जो है ये पूरा बॉडी हट के अब कहाँ पे ऐड कर रहा है, इस पॉइंट पे सेंटर ऑफ मास ऐड कर रहा है। चाहे ये बॉडी ऐसी होती, चाहे ये बॉडी गोल होती, ओके, स्पीयर आपका बॉल टाइप होती, तो सेंटर ऑफ मास अगर ऐड कर रहा है, अगर उसका एफबीडी बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, तो एक तरह से हो जाएगा कि इस ये पॉइंट पे 10 किलोग्राम ऐड कर रहा है, और इस तरीके से फिगर बन जाएगा, ठीक। अब इसी को अगर फर्दर एक्सप्लेन करें कि सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे चेंज होती है, बहुत अच्छी चीज है, इसको थोड़ा सा देख भी लेना, आगे भी आपके काम आ सकता है। जैसे देखिए सेंटर ऑफ, ये आपकी एक स्टिक है, ठीक। अब हमने जैसा कि बताया कि सेंटर ऑफ मास आपका, लेट से इसका मिड है, ये सेंटर ऑफ मास आपको दिख रहा होगा, लेट से ये सेंटर ऑफ मास है। अगर हम ये कहें कि सेंटर ऑफ रेड, ये लो, जो ग्रेविटी है, अगर ग्रेविटी जो है आपके मान लेते हैं यहाँ पे, देन यहाँ पे और यहाँ पे, फिर यहाँ पे 1 2 और हाफ पार्ट इधर हाफ पार्ट इधर, ग्रेविटी दोनों की सेम है। अगर दोनों तरफ ग्रेविटी सेम है, ग्रेविटी वही चीज बता रहा हूँ, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर दोनों तरफ ग्रेविटी सेम है, तो आपका स्टिक जो होगी विल बी स्टेबल, और सेंटर ऑफ मास जो होगा वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बराबर होगा, जो कि हमने पहले देखा था कि भाई सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तब तक सेम है जब तक हमारी ग्रेविटी जो एक्ट कर रही है बॉडी पे वो इक्वल है। तो इधर भी मान लेते हैं, लेट से इधर 3 एरो ये जो काम कर रहे हैं ये ग्रेविटी की इक्विवेलेंट है, और यहाँ पे 3 जो एरो कर रहे हैं वो ये ग्रेविटी इक्विवेलेंट है। अब जैसे ही यहाँ मान लेते हैं, अब मान फॉर एग्जाम्पल अब हम ये कहते हैं यहाँ पे क्या हुआ, ग्रेविटी बढ़ गई। अब यहाँ क्या हुआ, ग्रेविटी बढ़ गई। जब ग्रेविटी बढ़ गई तो क्या होगा, अब ग्रेविटी बढ़ गई तो क्या होगा कि अब ये जो है स्टिक जो है ये किस तरीके से हो जाएगी, ऐसी कुछ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या करेगा, अब ग्रेविटी क्या करती है, अट्रैक्ट करती है बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो जब ये खींचेगी तो क्या हो गया, अब ये डिसबैलेंस हो गया, ये इस तरफ खींचने लगा, क्योंकि इधर ग्रेविटी इस पोर्शन में 1 मिनट, इस पोर्शन में आपके ग्रेविटी ज्यादा है, तो ये क्या होगा, डाउनवर्ड जाने लगेगा, उसको खींचेगा वेट, ठीक। तो अब इस तरीके से क्या होगा, अब जो है सेंटर ऑफ मास तो वही रहेगा, अब इसको इक्विवेलेंट अगर करना है, अगर ये बराबर इसको स्टेबल करना है, तो ये क्या करेगा, ये जो है आपकी ये बॉडी हो गई, अब जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सेंटर ऑफ मास ही रहेगा, जो कि ये देखिए यही है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहीं इस जगह शिफ्ट हो जाएगी उसको बराबर करने के लिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, इस तरफ शिफ्ट हो जाएगी उसको इक्वल करने के लिए। तो ये जो है आपका टोटल डब्ल्यू जो होगा इतना विल बी इसके बराबर, ये टोटल डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास देखिए वहीं का वहीं रहा, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारी लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में देखिए शिफ्ट हो गई। तो ये है आपका टोटल कॉन्सेप्ट अबाउट सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो कि पूरी कोशिश की है मैंने आपको समझाने की। देन अब ये है, अगर हमको सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, फॉर एग्जांपल किसी, अब ये जैसे साइकिल यहाँ दी हुई है,
अगर हमको इसका सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है तो यहाँ पर जैसे क्या किया जाए, क्या दिखा रहा है फिगर, अगर आप देख रहे हैं इसको, जैसे साइकिल है फॉर एग्जांपल, साइकिल को हमने पहले एक एंड से इसको जो है हैंग कर दिया, और फिर एक थ्रेड लिया, और एक थ्रेड को यहाँ से यहाँ दिखाया नहीं गया, मतलब लेट से हम यहाँ पे एक वेट लगा देते हैं इसको थ्रेड को सीधा रखने के लिए। अगर थ्रेड भी वहां से लटकाएंगे, हैंग करेंगे किसी वेट के साथ, तो ये क्या करेगा, देखिए सीधा जाएगा। तो एक लाइन ये खींच लिए, देन हम दूसरे, अभी तो हमने इस जगह से फॉर एग्जांपल यहाँ गद्दी से पहले इसको टाई किया, फिर इसने क्या किया, पीछे वाले टायर से इसको हैंग किया है, फिर यहाँ से भी एक आपका थ्रेड लिया और उसको हैंग किया, तो ये एक लाइन खींच ली। देखिए ये पहली लाइन हो गई, ये जो बनी हुई है, ये दूसरी लाइन हो गई। फिर एक थर्ड पोजीशन ली, थर्ड पोजीशन उन्होंने कौन सी ली, पहले वाले आगे वाले टायर से, अब उससे खींच लिया, तो उससे जब हैंग किया तो हमारी एक थर्ड लाइन बन गई। तो ये तीनों लाइन कहीं एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, और वही पॉइंट क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जो आप एक्सपेरिमेंट में भी, आपके मैकेनिक्स के एक्सपेरिमेंट में भी आपके आएगा ये क्या नाम है, रेगुलर लेमना इरेगुलर लेमना का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना, तो उसमें भी आप यही करेंगे भाई। इरेगुलर लेमना मतलब कि शेप जिसका बराबर नहीं है, जिसका शेप बराबर नहीं है, तो क्या करेंगे, 3 पॉइंट्स ले लीजिएगा, ए बी सी, ए पॉइंट से लटकाइएगा, उसके बाद वहां से थ्रेड्स के साथ वेट लटका दीजिएगा, वो लाइन खींच लीजिएगा, देन बी पॉइंट लीजिएगा, बी से जो है उसी दफ्ती का टुकड़ा अगर लिए हैं तो वहां से थ्रेड लटका के वो लाइन खींचिएगा, देन थर्ड लाइन खींचिएगा, तो आप देखेंगे कि किसी एक पॉइंट पे वो लाई कर रहे हैं, तो वही कहलाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके, ये आप लाइव एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हैं। देन फाइंड द सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास के लिए क्या हो गया, लेट से जैसे m1 जो है 10 किलोग्राम एट 0 पे मीटर पे है, और m2 जो है 20 किलोग्राम किस पे है, 3 मीटर पे है। तो इसका एक फॉर्मूला है जो कि देखिए सामने दिख रहा होगा, Cm इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। बस सिंपल सी वैल्यूज रखी है, 10 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 3 अपॉन 10 प्लस 2 टोटल मास। तो सेंटर ऑफ मास कम्स टू बी 2। इसके बारे में फर्दर एक्सप्लेन अभी न्यूमेरिकल देखेंगे, ये एक छोटा सा बस एग्जांपल दिए थे। अब आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी न्यूमेरिकल जो है इसको हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। न्यूमेरिकल हम अभी ये इसके बारे में देख लेते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, जैसा कि ये किस पे प्रिंसिपल पे डिपेंड होता है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स। प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स आपने पढ़ा भी है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स किसके बराबर होंगे, सम ऑफ क्लॉकवाइज मोमेंट्स के, या उसका समेशन, समेशन किसके बराबर होगा, इक्वल टू 0, समेशन ऑफ ऑल टोटल मोमेंट। ओके, तो अब यहाँ पे ये माना जा रहा है कि हमने बॉडी को छोटे छोटे मासेस में डिवाइड कर दिया। लेट से m1 जो है x1 दूरी पे है, ये m2 जो है x2 दूरी पे है, और m3 जो है x3 दूरी पे है, फ्रॉम एक्सिस से इतना है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि अब यहाँ क्या किया गया है, लेट एन एक्स वाई बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से हम देखेंगे तो ये याद रखिएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो निकाली जाती है वो किस प्रिंसिपल पे डिपेंड होती है, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है कहीं कहीं। और क्या फॉर्मूला होता है तो वो भी हम निकाल के दिखा रहे हैं क्या होगा। वी नो दैट, अब यहाँ देखिए टोटल m और x क्या है, टोटल मास, ये मास ऑफ द बॉडी हो गया, ठीक, x दूरी हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेट से g जो होगा वो टोटल बॉडी का x दूरी पे है, तो इक्वल टू किसके बराबर हो गया, छोटा m इंटू x1 की दूरी, m2 x2 की दूरी, m3 x3 की दूरी, ये इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा, ये टोटल हो गया। तो ये जो m1 x1 ये क्या हो गया, अब ये समेशन बन जाएगा, टोटल बन जाएगा। तो यहाँ से हमने x की वैल्यू क्या निकाल ली, समेशन mx अपॉन m। वैसे ही y अगर निकालना हो तो समेशन my अपॉन m, वेयर m क्या हो गया आपके, सम ऑफ मासेस m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस n टाइम्स ऑफ m, जितने भी m होंगे, जितने भी आपने उस बॉडी को डिवाइड किया होगा। ठीक, तो इसको बस ध्यान रखिएगा, और ऑब्जेक्टिव में ये जरूर ध्यान रखिएगा कि किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स पे। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स के थ्रू हमने इसको सॉल्व किया है। अब ये जो है सेंटर ऑफ मास एंड सेंट्रोइड्स, इसके प्रूफ पे ना जाके सिर्फ आपके जो फॉर्मूले हैं और उस पे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। प्रूफ आपके फॉर्मूले जो हैं ये देख लीजिए बस क्या है। अब देखिए ये जो है, देखिए अब आप फिगर देख रहे हैं एज ए लाइन, ये है, अगर लाइन है फॉर्मूला, जैसे कि हमने अभी हम पीछे फॉर्म क्या देख रहे थे, x इक्वल टू m, यहाँ पे मास से डिपेंड हुआ तो mx अपॉन m रहा। यहाँ पे क्या हो गया, वी आर टॉकिंग अबाउट लाइन के, जब लाइन है तो x बार इक्वल टू क्या हो गया, x dl अपॉन l, इंटीग्रेशन ऑफ x dl अपॉन l, वैसे ही y बार हो जाएगा और वैसे ही z बार हो जाएगा। ठीक, जब यही चीज पूरी एक सरफेस बन जाएगा, डेट इज सरफेस, तो इसका एरिया निकल सकता है। ठीक,
जब इसका एरिया निकल सकता है तो यहाँ पे एल एल को किससे रिप्लेस कर दिया, ए से, डी ए अपॉन ए, देखिए यहाँ पे है, वाई में भी डी ए अपॉन ए और जेड में डी ए अपॉन ए। ये जो पार्ट है यही आपके अभी ज्यादा ज्यादा सॉल्व किया जाएगा और यही आपके खासकर सिलेबस में भी है, एरिया मूवमेंट। ठीक, यही फॉर्मूले अभी हम लोग लगा के इसको न्यूमेरिकल देखेंगे। देन ये देखिए एक बॉडी बन गई। अब ये क्या हुआ, सरफेस की जगह अब इसको जो है 3D बॉडी बन गई, जो कि वॉल्यूम, अब इसमें वॉल्यूम आ गया। वॉल्यूम का मतलब लेंथ भी होगी, ब्रेड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। ओके, 3 पार्ट्स में, उसमें 3 डायमेंशन हो गए। तो अब इसमें क्या गया, वही चीज डीए की जगह इन्होंने किससे रिप्लेस कर दिया, डीवी। सेम फॉर्मूले रहेंगे, एक्स बार इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीवी अपॉन वी, वाई बार इज इक्वल टू वाई डीवी अपॉन वी एंड जेड बार इज इक्वल टू जेड डीवी अपॉन वी। तो ये आपके जो है सेंटर ऑफ मास और सेंट्रोइड्स किसके हो गए, फॉर लाइंस के लिए हो गया सेंट्रोइड्स का, एरिया के लिए हो गया और वॉल्यूम के लिए हो गया। ओके, 1 मिनट। तो अब इसके बाद जो है ये इसको जो है हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, नेक्स्ट सेशन में हम बता देंगे। थोड़ा टाइम भी रन हो रहा है, तो इसको हम आपका रिकॉर्ड लेक्चर ये जो है आपके यूट्यूब पे भी डाल देंगे, सो दैट अगर कुछ डाउट हो, कुछ देखना हो फिर से अगर, तो आप देख भी लीजिएगा। बाकी नेक्स्ट सेशन में आपका इस पे न्यूमेरिकल रहेंगे, तो उसके लिए तो अगर आप बुक से अभी थोड़ा बहुत देख सकते हैं तो प्रिपेयर भी कर लीजिएगा। और इसके जो न्यूमेरिकल भी हैं वो भी बताऊं, आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू कहीं ना कहीं आते जरूर हैं। ठीक है, और जैसा कि जान रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही पेपर में आने वाले हैं, इसलिए थोड़ा प्रिपरेशन तेज रखिएगा। बाकी जो है आपको हम यूट्यूब पे लिंक भी शेयर करते रहेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव्स वाले क्वेश्चंस हैं। और बाकी नेक्स्ट आपका ऑलमोस्ट थर्सडे तक अगर कोर्स खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ही टेस्ट होंगे लगातार। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। बाकी ऑल द बेस्ट।